आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में जो फिजिक्स का थर्ड पेपर होता है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में एक आउटलाइन स्टडी करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है और कैसे कैसे हमें इसकी स्टडी करनी है। तो ये पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ कि हर बच्चे को जो हिंदी मीडियम का है उसे टर्मिनोलॉजी जरूर अपनी इंग्लिश में कर लेनी चाहिए। इसका फायदा उसे हर जगह मिलेगा, क्योंकि जो आगे बुक्स आती हैं हायर एजुकेशन में उनमें हिंदी में बुक्स कम आती है और टर्मिनोलॉजी जो होती है वो ज़्यादातर इंग्लिश की ही यूज़ की जाती है। तो अब आप थर्ड ईयर में हैं, आप लोगों को पता है कि जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें कुल मिला के 5 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, और फिर बाद में 4 सेक्शन में से 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक सेक्शन एक यूनिट पे बेस्ड होता है और एक यूनिट में से 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है। आपने अपने एक्सपीरियंस से ये भी महसूस किया होगा कि हर यूनिट को भी हम लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक में आता है और बाकी दूसरे आधे हिस्से में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये तो था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पैटर्न, लेकिन थर्ड ईयर में जो पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पे आपको सब में लगभग बराबर बराबर पढ़ना पड़ेगा। बस पढ़ाई का थोड़ा सा आपका स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी कि अब आपको डेरिवेशन नहीं करने, अब आपको उसके कॉन्सेप्ट और रिजल्ट और उनका यूज, ये सब चीज़ें करने हैं जिससे कि आप एमसीक्यूज अटेंड कर पाएँ। तो थर्ड ईयर तक आते आते अब आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हैं, जो मेन मेन टॉपिक थे ट्वेल्थ वाले ही, वही एलोबरेट होते चले जाते हैं। थर्ड ईयर में ये जो पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका रिलेशन जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था थर्ड पेपर सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम सर्किट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पहले आपने फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी उसका हम एलोबरेट करेंगे कि उसमें और कैसे हम डीपली हमने स्टडी किया। तो इनमें से जो आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक थे, कुछ टॉपिक यहाँ होंगे जो मैं आपको अभी मेंशन करूँगा, और चूंकि आपको फर्स्ट ईयर का छोड़े हुए 1 साल का गैप हो गया है, तो इस पेपर को करने से पहले एक बार अगर आप फर्स्ट ईयर के टॉपिक, वो टॉपिक जो यहाँ पर आए हैं उनको देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो जैसे आपको पता है कि 4 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में है डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन मीन्स विसरण। तो विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि एक बंद कमरे में अगर हम परफ्यूम बॉटल ओपन कर दें तो ये स्मेल फैल जाती है। तो इसी प्रकार से जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स की सब जगह कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, तो वो भी क्या होगा, डिफ्यूजन करेंगे, और उसकी वजह से टोटल करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम इस टॉपिक पर देखेंगे। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन इन मेटल्स। तो वर्क फंक्शन इन मेटल्स आपने पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मेटल के अलावा और पढ़ेंगे कि वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर से अगर हमें चार्ज कैरियर बाहर निकालना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है होती है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि एक सेमीकंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर का जंक्शन
यानी पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जंक्शन बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, यानी एक तरफ तो मेटल है और एक तरफ सेमीकंडक्टर है, उनका अगर जंक्शन होगा तो क्या होगा, किस प्रकार का डायोड बनेगा। तो एक शॉर्ट की नाम का डायोड बनेगा, उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब ये जो पोर्शन है ये आपका कुछ कुछ, यानी इस पोर्शन के लिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक भी देखनी पड़ेगी, और नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच का जंक्शन जो कहलाता है आपका पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की डिटेल आपको एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत, ये आप लोगों ने पढ़ रखी है। और उसकी जो पोटेंशियल बैरियर होता है, जंक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा। जंक्शन पोटेंशियल को हम बोलते हैं विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर। वहाँ केवल हमने उसका नाम पढ़ा था, क्या काम था ये पढ़ा था, लेकिन उसका फार्मूला नहीं पढ़ा था। यहाँ पर उसका फार्मूला हम पढ़ेंगे कि वो कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो जो डिप्लीशन लेयर या अक्षय परत की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो हम यहाँ पर फार्मूले के रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फील्ड एंड कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर। फील्ड मतलब जो डिप्लीशन लेयर अक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, और डिप्लीशन लेयर एक कैपेसिटर की तरह काम करती है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। ये दो तरह की कैपेसिटेंस होती है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ऐसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड एसी, यानी जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी, डायनेमिक रेजिस्टेंस, और उसकी डीसी रेजिस्टेंस क्या होगी। फिर रिवर्स ब्रेकडाउन, यानी कि जब किसी डायोड पे हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, ये यहाँ पर आए। तो इस तरीके से ये पार्ट, हाफ पार्ट, अब यहाँ पर हमें हाफ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज आने हैं। तो इस वाले में से आपको थोड़ा सा आइडिया जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट 2 में पढ़ा था, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, वहाँ से आपको मिलेगा। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने ये भी पढ़ा था जेनरल डायोड क्या होता है। तो जेनरल डायोड के बारे में यहाँ है, और हम बहुत तरह के यहाँ पे डायोड पढ़ेंगे। एक एवलांच डायोड, टनल डायोड। टनल डायोड इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसे हम बोलते हैं सुरंगन डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड, एंड इन सब की हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, इस तरीके से हम बहुत सारे डायोड यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जंक्शन डायोड। आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर माइनॉरिटी करंट चेंज होती है, जो जंक्शन डायोड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। उसके बाद है थर्मजिस्टर्स। थर्मजिस्टर्स क्या होते हैं, एक ऐसी डिवाइस जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होती है सडनली, वो थर्मजिस्टर्स कहलाते हैं। तो पहली यूनिट में लगभग आपका 15% बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं, और बाकी जो टॉपिक हैं वो सब डिटेल में स्टडी कर रहे हैं हम। हो सकता है कि नाम आप लोगों ने सुने हों, लेकिन उसकी डिटेल स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद अब हम विचार करते हैं यूनिट सेकंड पर।
कुल मिला के जैसे 4 यूनिट डिवाइड हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हर यूनिट में से लगभग इक्वल वेटेज दिया जाएगा और हर यूनिट आपको उस हिसाब से करनी है। सेकंड यूनिट में है ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, पीएनपी, एनपीएन टाइप, उनका करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स अल्फा बीटा उनके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके जो बेस आधार की जो चौड़ाई होती है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कैसे चेंज होती है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ट्रांजिट टाइम एंड लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो हम ये जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर में कैरियर्स चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं और आपस में वो कंबाइंड और सेपरेट होते रहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, जैसे कलेक्टर से एमीटर पहुंचने में या एमीटर से बेस पहुंचने में, उनका ट्रांजिट टाइम क्या होता है और कितनी देर के लिए वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो उसका लाइफ टाइम कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर्स का। उसके बारे में पढ़ेंगे। बेस और एमीटर के बीच की क्या रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ज्ञात की जाएगी, उसका फॉर्मूला होगा। कलेक्टर की कंडक्टेंस चालकता क्या होगी, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस वो क्या होगी, यानी जो बेस है ट्रांजिस्टर का जो बीच में होता है, क्या उसकी रेजिस्टेंस सब पॉइंट पर सेम होती है, अलग अलग होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस विसरण धारिता, रिवर्स फीडबैक रेशियो यानी आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी अपॉन आउटपुट क्वांटिटी। तो इसमें रिवर्स रेशियो होगा। जनरली हम जो लेते हैं रेशियो आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ पे उल्टा होगा इनपुट अपॉन आउटपुट। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और जब हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमें 4 टर्मिनल्स चाहिए, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के। तो ट्रांजिस्टर को स्टडी करने के लिए हम अलग अलग तरह के पैरामीटर स्टडी करेंगे। कुल मिला के वैसे 3 तरह के होते हैं, आपके सिलेबस में 2 तरह के हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड वाई पैरामीटर्स। वाई पैरामीटर्स को हम एडमिटेंस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। एक होता है इम्पीडेंस पैरामीटर्स। तो हाइब्रिड को हम स्मॉल एच पैरामीटर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जो ट्रांजिस्टर का सर्किट है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांजिस्टर के सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे एच पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स के टर्म में। इससे हमें किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस को स्टडी करना आसान हो जाता है और इन्हीं पैरामीटर्स की टर्म में इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस सर्किट की क्या होगी उसका फार्मूला पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये सेकंड यूनिट रहेगी। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप इसमें सेकंड यूनिट पे देखिए कि ज़्यादातर सब चीज़ें बस आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा आप लोगों को पीएससी फर्स्ट ईयर से, ज़्यादातर चीज़ें नई होंगी इसमें। थर्ड यूनिट पे आते हैं। तो थर्ड यूनिट में हम ये देखते हैं इसमें आपको जो हेल्प मिलेगी यूनिट 3 में, जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में ट्रांजिस्टर बायसिंग था यूनिट 3 के अंदर, जिसमें भी यूनिट 3 के अंदर था ट्रांजिस्टर बायसिंग, उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो वहां से आप जी एक सेकंड होल्ड करिए।
तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बायसिंग फार्मूला फॉर ट्रांजिस्टर्स, ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की थर्ड यूनिट में भी था। उसके डिफरेंट टाइप के सर्किट्स थे, मेथड थे बायसिंग के, बेस बायस, एमिटर बायस, मिक्स टाइप बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस। मिक्स टाइप बायस या वोल्टेज डिवाइडर। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में था स्टेबिलिटी फैक्टर, उन सब के फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए। वहाँ पे हमने जो भी चीज़ पढ़ी थी सब स्मॉल सिग्नल के लिए पढ़ी थी। यहाँ पे अब हम लार्ज सिग्नल के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर हम सर्किट पे लार्ज सिग्नल लगाते हैं तो बायसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। वहाँ पर हमने सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे फोकस किया था। यहाँ पे अब हम ट्रांजिस्टर सर्किट एप्लीकेशन एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आएगा लो फ्रीक्वेंसी, कि लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर के सर्किट किस तरीके से वर्क करेंगे, उनके एसी और डीसी इक्विवेलेंट सर्किट थ्री डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या होंगे। डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन मीन्स कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। उसके बाद ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर, यहाँ स्पेसिफिकली हम ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। वहाँ हमने करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, लेकिन फोकस हमारा पावर एम्पलीफायर पे नहीं था। और जब हम लगाएंगे लार्ज सिग्नल तो पावर एम्पलीफायर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी। तो किस तरीके से वो वर्क करेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब ट्रांजिस्टर को प्रॉपर वर्क करने के लिए और उसे मैक्सिमम पावर आउटपुट करने के लिए क्या हमें करना होगा और उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसे हम हीट सिंक बोलेंगे। टेम्परेचर की वजह से उसकी रेजिस्टेंस किस प्रकार की होगी ट्रांजिस्टर की, उसे हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। और डिफरेंट फैक्टर से जो ट्रांजिस्टर में विकृति या डिस्टॉर्शन आ जाएगा उसको हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की आउटपुट। उसके बाद है कास्केडिंग ऑफ स्टेजेस। कास्केडिंग मीन्स आपस में जोड़ना। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट 3 में था आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, तो वो एक कास्केडिंग का एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की कास्केडिंग अगर हम करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व में क्या चेंज आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर की थर्ड यूनिट में भी। इस तरीके से जो बीएससी फाइनल की थर्ड यूनिट है उसमें से लगभग आपको 40% टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं और बाकियों का थोड़ा एलोब्रेशन है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पर। ये बिल्कुल नई यूनिट है बीएससी फाइनल में। तो अभी तक हमने केवल बीजेटी पढ़ा था, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैक्ट। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बीजेटी से किस प्रकार से अलग होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बायसिंग का क्या सर्किट होगा, जैसे बीजेटी में होता है उससे कुछ अलग होगा या उस जैसा होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। और फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाद एक दूसरे तरह का और ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके क्या यूज़ हैं, इसका कंपैरिजन फैट से देखेंगे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से, कि इनमें आपस में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। उसके बाद इस यूनिट में पावर सप्लाई। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ी थी डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यहाँ पर हम
अलग तरह की पावर सप्लाई पढ़ेंगे, एसी वाली होंगी, वहाँ पे क्या था डीसी की थी, यहाँ पे एसी होंगी, इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेट होंगी, इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेटेड लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, यानी जो पावर को रेगुलेट करें। इन्वर्टर्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट, तो इन्वर्टर के बेसिक सर्किट के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे कि इन्वर्टर बैटरी से चलने वाले इक्विपमेंट के लिए जो इन्वर्टर लगते हैं वो किस प्रकार से उनके सर्किट होते हैं। उसके बाद बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज क्या होती हैं, उनके बेसिक। डिटेल में नहीं जाएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट में, बेसिक्स ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या एससीआर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है। एससीआर शॉर्ट नोट में आता है। फिर आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये थोड़ा गलत दे रखा है इन जंक्शन, इसकी जगह आएगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें केवल एक ही जंक्शन हो। ये है आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये अलग टाइप का ट्रांजिस्टर है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी में 2 जंक्शन होते हैं और एससीआर में 3 जंक्शन होते हैं। इस तरह ये फोटो ट्रांजिस्टर, एससीआर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, आईसीज और इनके यूजेस। तो इस तरीके से ये पेपर 4 यूनिट में डिवाइड है जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। इनकी स्टडी करने के लिए बहुत सी रेफरेंस बुक मार्केट में आती भी हैं और यूनिवर्सिटी से प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं। स्ट्रीटमैन की सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्टैनले की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट एंड एप्लीकेशंस, एंड राइडर की इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन। तो इन सब बुक में काफ़ी कुछ डिटेल में दिया गया है, आपके सिलेबस का भी और सिलेबस से काफ़ी अलग। तो एक बार इस पूरे पेपर की हम अप्रोच देखकर आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि इसकी जो अप्रोच है वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 इस तरीके से जो डिवाइड है और इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, तो अब हमें ये पेपर की स्टडी करना आसान हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम अगले वीडियो में यूनिट 1 से स्टडी की शुरुआत करेंगे।